Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 32, second year mathematics, and we are doing chapter number 7, vectors. तो टॉपिक है बेटा हमारा वेक्टर्स इन प्लेन। हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स को इन प्लेन के, हम उसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन वेक्टर्स को कैसे सम करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अगर यूनिट वेक्टर एक वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग आपने फाइंड करना वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सो आज के जो लर्निंग आउटकम्स हैं आपसे वो उसी से रिलेटेड हैं कि यू विल बी एबल टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द फ्रैक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन अ कार्टेशियन प्लेन बाय डिफाइनिंग फंडामेंटल यूनिट्स वेक्टर आई एंड जे। तो ये भी हमने देखा कि किस तरह आप कार्टेशियन प्लेन में इन दो यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हुए आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई और जे। और इसके बाद हमने क्या करना है, यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर यूजिंग एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब उसको आप ड्रॉ करके आप देखेंगे किस तरह बाकी तमाम जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वेक्टर्स की, उसको आप कैसे जो है ग्राफिकली देख सकते हैं। सो दीज आर लर्निंग आउटकम्स हमारे बेटा। और जो आज का लेक्चर है हमारा स्टार्ट होता है कि आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। कि जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने डिफाइन किया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसको रिकॉल करें बेटा कि कौन से वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सो बेसिकली ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट हो ओरिजिन से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपके पास या जिसकी टेल जो है आपके पास वो स्टार्ट हो रही हो आपके पास ओरिजिन से, तो वो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और उसका जो हेड वाला पार्ट है वो किसी एक कोई भी प्लेन के अंदर मौजूद पॉइंट हो। वेक्टर दैट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। मतलब आपके पास ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो वो आपके पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस। अगर आपने किसी पार्टिकल की मोशन को स्पेस में आपने डिस्क्राइब करना है, फर्स्ट नीड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो हमें सबसे पहले उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि हमारी उसकी किस तरह की पोजीशन है। सो पोजीशन वेक्टर वहाँ यूज होते हैं हम जहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं किसी पार्टिकल की पोजीशन को। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज अ वेक्टर दैट गोज फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द पॉइंट। मतलब उस पॉइंट तक आपने जाना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। और पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट्स आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। तो जो पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वो क्या पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पार्टिकल है, ठीक है। और ये आपके पास एक ये प्लेन स्पेस में दिखाया गया, ठीक है बेटा। स्पेस जब आपके पास 3 डायमेंशंस हो जाती हैं तो वो आपके पास स्पेस बन जाती है। और जब आपके पास 2 डायमेंशंस होती हैं सिर्फ एक्स और वाई, देन आप उसको प्लेन कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ वेक्टर इन अ स्पेस। सो इट हैज 3 आपके पास जो इसके कंपोनेंट्स हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आपके पास ये आई जे एंड के, ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग 3 एक्सिस जो आपके पास एक्स वाई जी होते हैं। तो ये आपके पास एक आर जो है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आर पोजीशन वेक्टर आपके पास ये पॉइंट पी में। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो स्पेस की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक्स वाई जी है। और जब उसको आप वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है। तो ये बेसिकली आपका पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की, आज डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। और यहाँ भी इसी तरह आपको डिस्क्राइब की जा रहा है कि पोजीशन वेक्टर जो आपके पास एक वेक्टर अगर लेट करो ये पॉइंट पी है, तो उसके अगर हम उसको बात करते हैं स्पेस के अंदर तो बेसिकली उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं A1 A2 A3। मींस A1 डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, A2 डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस एंड A3 डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस। जब उसको आप ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A1 के साथ आपके पास I आ जाएगा यूनिट वेक्टर, प्लस A2 के साथ आपके पास J आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और प्लस और जो आपके पास A3 है उसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास K यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो ये आपके पास जब आपने उसको ओपन फॉर्म में लिखा है ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, तो आपके पास आई जे के आपके पास यूनिट वेक्टर साथ आ जाएंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है बेटा। और आज हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स इन प्लेन और इसकी कुछ जो है आपके पास इन टर्म्स ऑफ जो वेक्टर इन प्लेन की बात करते हैं तो हमारे पास जो बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था कि अगर एक वेक्टर आपको आप प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, प्लेन मीन्स आपके पास एक्स वाई जो आपके पास प्लेन होता है या उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। और उसको हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर स्क्वायर मीन्स कि आपके पास ये एक आर आपके पास एक डिमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, और एक और आर आपको वाई डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आर स्क्वायर आपके पास बेसिकली एक प्लेन बन जाएगा। तो कोई भी इसके अंदर एक पॉइंट आपके पास उसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एक आपके पास वेक्टर की फॉर्म में, तो ये लेटर यू वेक्टर है।
तो आपके पास जो एक पॉइंट इसके पास पी एक्स वाई है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होता है इन टर्म्स ऑफ आप उसको डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि यू वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई हैं और आपके पास एक और वेक्टर वी है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई है, तो इनकी जो एडिशन देखते हैं आप क्या करते हैं, कंपोनेंट्स जो है सेम कंपोनेंट्स में ऐड होते हैं, एक्स एक्स में ऐड होगा और वाई वाई में, तो जिनकी एडिशन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा यू प्लस वी एक्स प्लस एक्स डैश और वाई प्लस वाई डैश। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप देखते हैं कि अगर कोई नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करें वेक्टर को तो मीन्स उसके दोनों कोऑर्डिनेट से वो स्केलर जो नंबर है मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये दो चीज़ें किसी वेक्टर में हो जाए और तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर जो होता है वो क्या है, वो आर स्केल में मौजूद है, वो किसी प्लेन में मौजूद है। तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें कुछ हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जब हम इस तरह बात करेंगे कि प्लेन में वेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर से क्या हम मीनिंग लेंगे कि इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इफ एल्फा जो हमारे पास एक नंबर है वो -1 हो जाए तो आपके पास जो u आपके पास एक वेक्टर, जब इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -x और -y, मतलब कि -1 x से भी मल्टीप्लाई होगा y से भी, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट -x एंड -y विच इज नोटेड बाय -u, मतलब कि इस चीज को आप -u से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कि बेसिकली एडिटिव इनवर्स है u का, मींस मतलब कि जब इसको u में ऐड कर दें अगर आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेसिकली कि किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें कि आंसर 0 आ जाए तो आपके पास ये नेगेटिव वेक्टर जो होता है बेसिकली असल वेक्टर का एडिटिव इनवर्स होता है। सो बेसिकली इसको हम नेगेटिव वेक्टर मतलब कि यू कहते हैं, मतलब कि उसके साथ साइन जो है वो दोनों के कोऑर्डिनेट्स के ऑपोजिट हो जाते हैं। और साथ ही डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब कि अगर आपके पास u माइनस वी करना है आपने तो असल में बेसिकली क्या है u प्लस ऑफ माइनस वी है, मतलब कि आप ऐड ही कर रहे हैं लेकिन आप जो वेक्टर v है उसका माइनस लेके आप a u में ऐड कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ v से क्या मीनिंग है कि आपने v के कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल v आपके पास x डैश और y डैश था तो नेगेटिव v से क्या मुराद है आपके पास -x डैश एंड -y डैश। जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट करेगा x माइनस एक्स डैश एंड y माइनस वाई डैश। तो आप बेसिकली सब्ट्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ एडिशन ही लिखते हैं, जो वेक्टर का आपके पास जो जिसको आपने माइनस करना तो उसको नेगेटिव ऑफ नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है, इसी तरह अगर आपके पास प्लेन में कोई वेक्टर है और उसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स के जीरो हैं तो हम क्या कहेंगे, या उसको इन टर्म्स हम कहेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ऐसा वेक्टर जो होता है वो आपका जीरो या नल वेक्टर कहलाता है। तो ऐसा वेक्टर जिसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो ये हम प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे प्लेन के अंदर, आपके पास कहता है कि टू वेक्टर्स आपके पास हैं, एक आपके पास u एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और v आपके पास x डैश y डैश और r स्क्वायर वो प्लेन में है x y प्लेन में, इज सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम कंपोनेंट्स, मतलब कि जब उनके कंपोनेंट्स भी सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये x इज इक्वल टू x, मतलब कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं x और ये दोनों बराबर हों और जो y कंपोनेंट्स है वो बराबर हों, देन वी कैन से दैट दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स। मींस जो दोनों के x और y कंपोनेंट्स है वो दोनों x कंपोनेंट के इक्वल हो और y के कंपोनेंट के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, u इज इक्वल टू v, दोनों वेक्टर जो आपके पास ये इक्वल है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर को आप इस तरह शो कर रहे हैं, तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। डिफरेंस जो है उसके सिंबल्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट नोटेशन यूज की जाती है, तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इजी जो है रिप्रेजेंटेशन लगती है। पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ, जब हम प्लेन की बात करेंगे और एनी पॉइंट p, कोई भी पॉइंट है आपके पास p इन r स्केल मीन एक्स वाई प्लेन में of a vector u x y और उसके कोऑर्डिनेट x y is represented by a directed line segment OP। उसको आप स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, उस पॉइंट तक जाते हैं whose initial point is origin। such vectors are called position vector because they provide a unique correspondence between the points पोजीशन एंड वेक्टर्स, मतलब कि आपके पास वो पॉइंट जो है ओरिजिन से स्टार्ट होकर उस पॉइंट तक जाएंगे तो आपके पास जो वेक्टर बनेगा वो पोजीशन वेक्टर बनेगा। इसमें आपके पास जो है y जो आपके पास अलोंग y एक्सिस डिस्टेंस है और x अलोंग x जो है अलोंग x एक्सिस, तो इसका जो मॉडुलस है ये आपके पास जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये बेसिकली जो वेक्टर आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ये नीचे डिफाइन किया गया कि अगर आपके पास वेक्टर u भी है, u इज इक्वल टू एक्स वाई आर स्क्वायर में, तो वी डिफाइन द मैग्नीट्यूड या नॉर्म ऑफ और लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन इज फ्रॉम द ओरिजिन इज ओपी। तो ओपी के आप ये मॉडुलस का साइन लगाएंगे, तो बेसिकली मॉडुलस का साइन का मतलब है एक्स का जो कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस का साइन यहाँ पे आएगा बेटा, और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन आ जाएगा आपके पास। तो ये चीज़ें थी, हम प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को
कि वेक्टर जब प्लेन में होगा तो किस तरह की चीजें होंगी। अब हम देख रहे हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर। जैसे हमने लास्ट में लेक्चर में डिस्कस किया कि बेसिकली अगर आपने एक वेक्टर जो है किसी एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है एक वेक्टर की डायरेक्शन के, तो आप क्या क्या करते हैं, बेसिकली आप लेट कर लेते हैं कि कोई भी वेक्टर है तो वो आपके पास लेट करें अगर वी वेक्टर है तो हम कहते हैं कि एक लेट करें कि यू वेक्टर है यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो वेक्टर गिवन होगा उस वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली एक ऐसा यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा जो कि उस सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने लास्ट जो है अपने लेक्चर में भी ये फाइंड किया था, क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड। तो ये वही चीज़ आपके पास दोबारा हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। अब बेटा ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, फर्दर हम इसको यूटिलाइज करते हैं और हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 10 में पहले हम देख लेते हैं कि वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या पूछ रहा है आपसे। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में इफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, मतलब कि तीनों पॉइंट्स गिवन है आपको, ठीक है। यूज वेक्टर मेथड, आपने क्या करना है, वेक्टर मेथड करना टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, मतलब कि ए बी सी आपके पास है तो आपने पॉइंट डी फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि 4 पॉइंट्स है उसमें 3 पॉइंट्स गिवन है, चौथा पॉइंट अननोन है वो आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, इफ ये जो पॉइंट है ए बी सी डी ये क्या बना रहे हैं आपके पास, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट भी ये है कि ए डी बी सी, अब थोड़ा सा उन्होंने जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो चेंज कर दिए, मतलब कि पहले ए बी सी भी था अब ए डी बी सी है। दोनों में आप दोनों केस में डी जो है अननोन है वो फाइंड करना है। बाकी 3 पॉइंट्स गिवन है, ए जो है आपके पास ये है फर्स्ट वन, बी ये है और सी ये है। तो वेक्टर मेथड आपने यूज करते हुए पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स अननोन है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। यूज वेक्टर मेथड, अगेन आपने वेक्टर का मेथड यूज करना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो ए पॉइंट मिसिंग है उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब कि अगर आपके पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम बने, ये आपके पास ई फाइंड करना है आपने अगर ए ई बी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम बने। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है बेसिकली ये क्या आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके पास पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या कह रहा है आपसे कि इफ ओ इज अ रीजन एंड ओपी, एक पोजीशन वेक्टर ओपी है, ओ इक्वल है ए बी के, और हमने क्या करना है फाइंड द पॉइंट्स पी, हमने पॉइंट पी जो है वो फाइंड करना है और ए और बी आपके पास गिवन है। और ओ जो है वो आपको पता है कि ओ जो है वो ओरिजिन होता है, तो ओ भी आपके पास गिवन होगा 0 0। तो बेसिकली पॉइंट पी फाइंड करना आपने बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड, उसमें क्या है कि यूज वेक्टर टू शो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब कि आप चारों पॉइंट्स दे दी गए हैं आपको, ठीक है। और वो कह रहा है कि इन चारों पॉइंट्स को यूज करते हुए बाय यूजिंग वेक्टर्स आपने शो करना है कि ये जो ए बी सी डी बनती है पैरेललोग्राम बनती है। तो ये बेसिकली हमारा आज टारगेट कि हमने वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने बेसिकली जो है शो करना है कि पैरेललोग्राम्स के पॉइंट्स अननोन पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, कोई वर्टेक्स अननोन कैसे फाइंड करते हैं, या किसी पैरेललोग्राम को कैसे प्रूव करते हैं कि वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर अपना ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। जी बेटा 7 जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या गिवन था, ये देखें, कहता है इफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली आपके पास तीनों पॉइंट्स गिवन है, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, मतलब कि डी के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो आपके पास इसकी जो ये अरेंजमेंट है ना ये बहुत जरूरी है। ए बी सी डी का मतलब क्या है, ए बी सी डी का मतलब है आपको पता है कि इस तरह पैरेललोग्राम इस तरह की आपके पास होती है। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें ए, उसका मतलब है नेक्स्ट ये बी होगा, ठीक है बेटा। और इस तरह यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे डी आएगा, मीन्स आपने जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अगर ए है तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद डी आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ए सी बी और डी, देन क्या होगा आपके पास, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है। अब क्या है, ए के बाद सी आ रहा है तो यहाँ पे सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर आपके पास डी आएगा। तो बेसिकली ये जो आपके पास ए बी सी डी है और नीचे ए डी बी सी है, दोनों डिफरेंट चीजें, तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए कि ए बी सी का क्या मतलब है। तो आपके पास जो अननोन आपके पास होगा ना, जो हमें फाइंड करना है कि डी आपके पास लेट कर लें कि उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपके पास अननोन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लें कि एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी एज ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब ये आपके सामने पैरेललोग्राम बनी हुई है। अब पैरेललोग्राम की बेटा डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आइडिया कि पैरेललोग्राम क्या होती है, कौन सी फिगर होती है, तो आपके लिए मुश्किल होगा।
अब देखें हमने कहा था ए बी सी डी, तो ए के बाद क्या आपके पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बी है, फिर ये सी है और ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट्स 2-4 ये मैंने आपके लिए लिख दिए यहाँ पे, बी के 40, सी के 16 और डी के आपके पास अननोन है वो एक्स वाई है। अब पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है, ऐसी शेप होती है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब कि ये ऑपोजिट साइड्स, ये ए बी और ये डी सी, मतलब कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए बी बराबर होगा डी सी के। ओके, तो ए बी यहाँ से और ये डी सी, ये दोनों इक्वल होगा। सिमिलरली ए बी ए डी, ये वाली इस तरह ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल होंगे। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। तो हम वही डेफिनेशन यूज करते हुए इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम वी से दैट ए बी जो आपके पास वेक्टर है, ये जो ए बी एक वेक्टर बन रहा है, वो जो है वेक्टर ये आपके पास डायरेक्शन में शो किया है, तो किसके बराबर है आपके पास, वो डी सी के बराबर है आपके पास। ठीक है, वो किसके बराबर आपके पास, डी सी के बराबर है। जी, यहाँ पे बेटा आपके पास ये गलत लिखा हुआ है, ये डी सी आएगा, क्योंकि ये देखें आप जो डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं वो क्या मूव है कि ए बी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ भी आप डी की सी की तरफ जाएंगे, ये डी सी आएगा बेटा, सी डी नहीं आएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी, यस, हम डायग्राम पे शो हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपके पास क्या है कि ए बी कैसे मालूम करना है बेटा आपने, तो ए बी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ए बी बेसिकली क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि बी के कोऑर्डिनेट्स में से हम ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं अगर आपने ए बी वेक्टर मालूम करना है। तो हमने क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी का मतलब है ओ बी, ओ बी आपको पता है कि अगर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो ओ बी के भी वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो ओ बी का बेसिकली क्या है 40, और ओ ए बेसिकली क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसका मतलब क्या है कि 2-4 के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम दोनों को माइनस करें, 4 - 2 आपके पास 2 आ गया, और 0 + 4 तो आपके पास 4 आ गया, तो 0 सो 2-4 आपके पास ए बी आपके पास आंसर है, मतलब कि इसका आंसर क्या है कि 2-4 ये वेक्टर आपने फाइंड कर लिया। इस तरह जब ये फाइंड करेंगे आप डी सी, उसका मतलब है हम जो फाइनल जो आपके पास लास्ट पॉइंट होता है उसमें से इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं, तो ये डी सी था, तो उसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब सी के पॉइंट्स आपके पास गिवन है 1-6, लेकिन डी आपके पास अननोन है, उसको आपने क्या लिया हुआ था, लेट किया हुआ था कि वो एक्स वाई है, आपने यहाँ पे लेट किया था ऊपर कि एक्स वाई है, तो यहाँ पे आपने एक्स वाई लिखा। अब क्या होगा 1 - x और 6 - y, और आपके पास यहाँ पे क्या है 2 और 4। अब दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि प्लेन के अंदर जब दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो क्या होते हैं, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एलिमेंट्स होते हैं या कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, तो 2 किसके इक्वल होना चाहिए 1 - x के, और यहाँ पे 4 है वो किसके इक्वल होना चाहिए 6 - y। सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, सो इक्वल सॉरी मैट्रिक्स कह रहा हूँ मैं, इक्वल आपके पास वेक्टर्स, सो दिस कोऑर्डिनेट 2 विल बी इक्वल टू 1 - x, so 2 is equal to 1 - x, and this y coordinate y is equal to 6 - y, तो 4 is equal to 6 - y। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी, x y की वैल्यू जो कि आपके पास पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट था वो हमने फाइंड करना था। तो इस तरह बेसिकली आपने क्या किया, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम आपने कहा कि ए बी जो वेक्टर है वो डी सी के बराबर है। इसको मैं पहले भी अर्ज करता हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डी सी के बराबर है। ए बी कैसे कैलकुलेट करना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको सॉल्व किया ये आंसर आ गया। यहाँ पे आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आएगा, यहाँ पे डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अननोन है, तो आपने क्या किया जब इनको सॉल्व किया तो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई आपके पास आंसर आया। अब ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि आपने कह दिया कि बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम दीज आर इक्वल वेक्टर्स। सो जब इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो बेसिकली दोनों के एक्स की वैल्यूज इक्वल होती हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल होते हैं। तो आपने वो डेफिनेशन अप्लाई की, इसकी एक्स की वैल्यू को बराबर कर दिया दोनों को, दोनों की वाई की वैल्यू को बराबर कर दिया, यहाँ से आपके पास एक्स और वाई जो अननोन थे जो कोऑर्डिनेट से डी के वो आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरह बेसिकली आपने एक अननोन जो वर्टेक्स था पैरेललोग्राम का वो आपने फाइंड कर लिया। इस तरह बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बेसिकली क्या है आपके पास डी ही फाइंड करना है, लेकिन अब आपके पास पैरेललोग्राम क्या है, जो चीज मैंने आपसे एक्सप्लेन की कि यहाँ पे पैरेललोग्राम है ए डी बी सी, तो आपके पास ए के बाद क्या आएगा डी पॉइंट आएगा, ए के बाद बी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी जो ऑर्डरिंग दी हुई है वो क्या है ए के बाद डी
डी के बाद बी और बी के बाद सी, तो ये बेसिकली एक पूरा आपके पास एम, सी के बाद दोबारा ए, तो ये आपके पास एक पूरी ऑर्डरिंग बनती है। ऑर्डरिंग को फॉलो करना है। ये जो नेम है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आपने कौन सा वर्टेक्स कब लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये डी अननोन है और आपके पास बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी के भी, बी के भी, ए के भी। अब क्या है, दिस वेक्टर जो आपके पास ए डी बनेगा वो इक्वल होगा किसके, सी बी के। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं और आप ये भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप ये भी यूज कर सकते हैं दिस वन, कि आपके पास जो वेक्टर ए सी है वो इक्वल है वेक्टर डी बी के। तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये दोनों आपके पास डेफिनेशन है कि ये दोनों साइड्स जो इसकी पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पे यूज किया गया है कि आपके पास ए बी इज इक्वल टू दिस इज, जी बेटा इसमें मैंने करेक्शन कर दी, इसमें थोड़ी मिस्टेक थी तो करेक्ट हो गया है। दिस इज ए डी, बेसिकली जो आपके पास वेक्टर है ए डी, और ये ए डी जो आपके पास है ये किसके इक्वल है, ये सी बी के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास जो ए डी होगा वो कैसे फाइंड होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी एक्स इन टर्म्स ऑफ दो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के टर्म्स। और जब पोजीशन वेक्टर ऑफ आप ये सी बी मालूम करेंगे, इसका मतलब है बी में से आपने सी माइनस करने हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस की तो 3 और -6, तो ये दोनों इक्वल है आपने कहा है। तो इक्वल कब होते हैं, जब इनके एक्स के जो कंपोनेंट है वो एक्स के इक्वल और वाई कंपोनेंट वाई के इक्वल हो। तो आपने यहाँ से इक्वल जो वेक्टर्स की डेफिनेशन यूज की और वहां से आपने एक्स और वाई जो कि अननोन था आपके पास वो फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास क्या है 5 और -10 जो आपके पास इसके एक्स और वाई की वैल्यू आई जो आपने लेट की थी कि डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो इस तरह बेसिकली आपने यूज करते हुए वेक्टर्स को आपने वर्टेक्स के जो है पैरेललोग्राम का अननोन वर्टेक्स फाइंड किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 बेटा उसमें क्या आपके पास है कि बी सी डी आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, मींस कि आपके पास ये पैरेललोग्राम है, उसमें आपके पास ये बी सी और डी गिवन है और ए आपने फर्स्ट पार्ट में ए फाइंड करना है। अगर आपके पास ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम तो ए से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपने लेट कर लिए कि वो एक्स वाई हैं, और ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। अब यहाँ भी बेसिकली आपके पास वेक्टर्स क्या ले सकते हैं आपके, ए बी जो वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो बी सी के बराबर है। तो सिमिलरली जैसे लास्ट आपने क्वेश्चन किया, ए बी आप वेक्टर फाइंड करें, मतलब बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर माइनस करें, इसी तरह सी के पोजीशन वेक्टर में डी के पोजीशन वेक्टर माइनस करें। तो आप जब दोनों को सॉल्व करेंगे उसके बाद आपने कह दिया कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो लास्ट में आपने उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्यूट किया है, दोनों को इक्वल करके आपने दोनों को, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि आपने कहा था कि ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। तो इस तरह बेटा सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, ये भी आप इजीली आपसे हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट जो इसका, उसमें आपने बेसिकली ई फाइंड करना है, पॉइंट ई, और जो आपके पास पैरेललोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सी ई बी डी, मतलब कि सी है, सी के बाद ई है जो आपके पास अननोन आपके पास वर्टेक्स है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है। अब आपके पास क्या है, ये वेक्टर सी ई बन रहा है जो कि वेक्टर इक्वल होगा किसके, आपके पास डी बी के। और मैं आपको समझा चुका हूँ कि बेटा जरूरी नहीं है आपने ये हॉरिजॉन्टली वाले वर्ड दोनों वर्ड इक्वल करने हैं, अगर आप चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं कि सी डी वेक्टर इक्वल है ई बी के, मतलब कि ये जरूरी है कि अगर आप सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो सी पहले आएगा डी बाद में, इस तरह ई और बी में ई पहले आएगा और बी बाद में। और जब कैलकुलेशन करते हैं वो तो आपको पता है कि सेकंड में से आप फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं अगर आपने ई बी वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सी ई लिया हुआ है और डी बी लिया हुआ है, दोनों आपके पास वेक्टर्स इक्वल हैं, और यहाँ पे ई अननोन था उसको आपने एक्स वाई लिया हुआ है और इसको सॉल्व किया, इस तरह आपने अननोन जो आपके पास ई वेक्टर सॉरी पॉइंट था ई, उसको आपने फाइंड कर लिया है। ये जो ई वर्टेक्स था इस पैरेललोग्राम का वो आपने बाय यूजिंग वेक्टर आपने और फिर उसके बाद इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन यूज करते हुए आपने ये फाइंड किया है। ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि ये जो आपके पास पैरेललोग्राम की जो ऑर्डरिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको आपने जहन में रखना है। और आपने जो वेक्टर्स डिसाइड करने हैं, अगर सी ई है, सी से ई की तरफ जा रहे हैं तो उस तरह डी से बी की तरफ जाएंगे, तो दो ये तब इक्वल होंगे। अगर आप अगर ऐसे कर लें कि सी से ई की तरफ जाएं आप और इस तरह कर लें कि बी से डी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों आपके पास दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन का ख्याल रखना है आपने जब आप वेक्टर्स को इक्वल कर रहे हैं कि ये सी ई वेक्टर जो है वो डी बी के इक्वल है। और आपके पास सी ई जो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा उसमें क्या है कि हमने इफ ओ इज ओरिजिन, कहता है अगर आपके पास ओरिजिन ओ है आपके पास
और हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर OP है और एक पोजीशन वेक्टर AB है और दोनों इक्वल है, मतलब कि OP जो है वो गिवन है आपके पास, वो इक्वल है आपके पास AB के। तो बेसिकली क्या करना है आपने कि आपके पास A और B दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और B के भी। A के आपके पास -3 7 है और B आपके पास 1 0 है। तो आपने जो P है आपके पास जो पॉइंट है वो फाइंड करना है। ओके, सो अगेन यहाँ भी इक्वल जो है आपके पास वेक्टर्स की डेफिनेशन यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। अब OP इज इक्वल टू AB आपके पास गिवन है। OP कैसे फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। और इसी तरह AB कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब O जो है आपके पास यहाँ पे नहीं गिवन, लेकिन आपको पता है ओरिजिन क्या होता है। O जो है ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x भी 0 और y भी 0। तो OP बेसिकली जो P पॉइंट आप लेट करेंगे XY, तो जब OP फाइंड करेंगे तो OP बेसिकली XY ही आएगा आपके पास, क्योंकि x में से जब 0 माइनस करेंगे, y में 0 माइनस करेंगे तो XY आएगा। तो आपने P लेट कर लिया XY, तो जब आपने OP कैलकुलेट किया तो वो भी आपके पास XY आया। और राइट साइड पे क्या है आपके पास, आपने पोजीशन वेक्टर B में से A माइनस करना है, तो B के कोऑर्डिनेट्स आपने पहले लिख दिए, वो आपके पास 1 0 था, उसमें से आपने A के कोऑर्डिनेट्स माइनस किए तो आपके पास 4 -7 आया। तो जब आपने इन दोनों को इक्वल कह दिया था तो इसका मतलब है x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू क्या रहेगी -7। तो ये आपके पास जो P आपके पास पॉइंट अननोन था, तो वो भी आपने इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन से ये आपने अननोन जो है पॉइंट C फाइंड कर लिया। तो ये भी इसमें भी बेटा कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि OP बेसिकली जो है वो फाइंड कैसे करना है। ये OP का मतलब क्या है कि ये पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब है P जो पोजीशन वेक्टर P है आपके, उससे आपने O माइनस करना है। तो बेसिकली O कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 और P के कोऑर्डिनेट्स आपने लेट किए हैं XY, तो x में से 0 माइनस करें तब भी x आएगा, y में 0 माइनस करें तब भी वो y आएगा। 10 बेटा आपके पास है। अब आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसके चारों वर्टेक्स गिवन है, मतलब कि A 0 0 है, B A 0 है, C B C है और D B माइनस A और C है। चारों वेक्टर्स आपके पास गिवन है। अब आपने ये बताना है कि ये जो वर्टेक्स हैं ये पैरेललोग्राम बनाते हैं कि नहीं बनाते, ABCD हमने ये शो करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। आपने बताना है जो गिवन जो 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 आपके पास जो कॉर्ड्स के दिए हुए हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स, क्या ये वर्टेक्स जो हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं कि नहीं है। ये जो पॉइंट्स आपके पास ABCD दिए हुए हैं, तो बेसिकली क्या है, अगेन आप यूज करेंगे डेफिनेशन, मतलब कि आपने क्या प्रूव करना है कि AB वेक्टर, अगर आप प्रूव कर पाए कि AB वेक्टर जो कैलकुलेट करें अगर वो DC के इक्वल हो जाए, मतलब कि AB अगर DC के इक्वल हो जाए ये चीज, और अगर AD वेक्टर BC के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है अगर ये चीज आप पूरी कर पाए तो इसका मतलब है ये जो गिवन पॉइंट से ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है बेसिकली कि AB वेक्टर को हमने जो AB वेक्टर फाइंड करेंगे उसको इक्वल करना है हमने DCA वेक्टर के। तो ये पहली कंडीशन हम फुलफिल करेंगे। और सेकेंडली क्या करेंगे, ये AD वेक्टर, मतलब कि AD वेक्टर और इसको इक्वल करेंगे बेसिकली हम BC के। तो ये हमने सेकेंड चीज हमने दोनों जो है दोनों डेफिनेशन इसकी जो है वो पूरी करनी है। इसको हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल होती है पैरेललोग्राम में और ये साइड इस साइड के, लेकिन इस केस में क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो ये वेक्टर AB DC के इक्वल और ये वेक्टर AD BC के इक्वल, तो ये हमें दोनों जो है इसको वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें बेटा, अब हमारे पास क्या टारगेट है कि हमने AB को DC के इक्वल शो करना है कि वेक्टर AB इज इक्वल टू BC और AD और BC, मतलब कि AD और BC, मतलब कि इस तरह ऊपर जा रहे हैं आप इस डायरेक्शन में, इस तरह भी ऊपर जा रहे हैं और इधर A B की तरफ जा रहे हैं, A से, यहाँ से D से C की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन AB कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो आपने दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखे, उसको सॉल्व किया तो आपके पास AB का आंसर A0 आ गया। DC कैसे फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, यहाँ भी गलती है बेटा D आ जाएगा। दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपने सॉल्व किए तो बेसिकली आपके पास A0 आ गया। तो इन दोनों को देखें, जो आपने AB फाइंड किया, ये AB फाइंड किया, उसका आंसर भी आपके पास A0 आ रहा है और जो DC फाइंड किया उसका आंसर भी A0 आ रहा है। इसका मतलब है पहली कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी कि ये जो वेक्टर्स हैं AB और DC ये इक्वल वेक्टर्स हैं, इनकी जो आपके पास वैल्यू दोनों सेम आ रही है। अब सेकंड टारगेट क्या है कि AD, ये AD वेक्टर और BC ये हमने इक्वल शो करने हैं। तो A जो आपके पास D है वो कैसे आप प्रूव करते हैं, वो D के पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो जब आप D में से A के पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास B माइनस A। तो बेसिकली ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, BC फाइंड करना है। तो ये बेसिकली AD के आपके पास आंसर आया B माइनस A और C। अब BC फाइंड करें, BC का मतलब है C में से आपने B के पोजीशन वेक्टर फाइंड माइनस करने हैं। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास अगेन BC का आंसर भी जो AD का आंसर है उसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है
जो AD है वेक्टर वो BD के इक्वल है, तो आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि ये वेक्टर्स AB BC के इक्वल है और ये वेक्टर AD BC के इक्वल है। सो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो आपने दोनों वेक्टर्स को इक्वल शो कर दिया। सो वी कैन से जो गिवन पॉइंट से ABCD वो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो इस तरह आपके पास वेरीफाई किया। बेसिकली आपने वेक्टर्स फाइंड किए हैं, उन वेक्टर्स को ऑपोजिट वेक्टर्स को इक्वल किया है और यहाँ से आपने जो है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन जो है उसको यूज करते हुए आपने ये वेरीफाई कर दिया कि पॉइंट जो थे वो एक पैरेललोग्राम के ही थे। तो बेटा इसको आपने देखना है, अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर लेना है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चीज़ मैं समझूं कि आप जो आपको डिफिकल्टी होगी, इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें आप। तो बेटा प्रैक्टिस वर्क ये है कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है उसका पार्ट 2 जो हमने डिस्कस किया उसको आपने अच्छी तरह देखना है, और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 वो आपने खुद देखना है और उसको सॉल्व करना है। जी हम देख रहे हैं वीडियो बेटा, उसमें आपके पास जो है जिसमें एक्सप्लेन किया गया पोजिशनल वेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह जो है वो आपको ग्राफिक में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वीडियो देखते हैं। Now let's discuss about the position vectors. To understand position vector, it is better to understand by the graph or by picture. Let's say it's a fixed point. Let's say this is O, or you may say this as an origin. All right, let's say this is origin. Okay, this is our x-axis and this is our y-axis. Okay, and I have a point, let's say point P. Okay, and the coordinate of the point P, let's say it is 2, 3. All right, and when I'm connecting the point O and P, okay, let me connect this 2 point. So I connected this point O and P, and I am giving direction from O to P. So here now, if O to P is a vector OP, let's say this is vector R, then that time this vector R is called position vector. All right, this is representing a position vector, and if you want to represent this, then you need to move like this, like 2I means I representing towards the x-axis. You need to move 2 unit towards x-axis, then you need to move 3 unit towards the y-axis, which you can say 3j also, right? So 3 unit you're moving in y-axis and 2 unit you're moving in y-axis. So position vector OP, or simply you can say R, is 2I plus 3j. All right, and here this 2I is actually the x component and this 3j is the y component. So whenever we're writing a vector in this way, with a fixed thing, you know, like fixed things that like as an origin, then that time that OP line, directed line segment, all right, this OP directed line segment is our the position vector. All right, similarly if you have another point, you may have this is point Q, so that time this OQ, you know, this OQ will be the position vector of Q. Similarly here, as it is P is the, similarly if you have, let's say this is R, then this OR is the position vector of this point R. Similarly if you have, let's say this is T point, then OT is the position vector, you know, this OT is the position vector of this T. All right, and how to write, you know, that you need to write as the sum of the x component and the y component. If you're dealing with the 3D, then you need to write the z component also, right? Maybe some k. All right, so we're not talking about now 3D. Let's first understand in 2D, and then we'll later talk about this 3D dimensional geometry and position vectors and all stuff in 3D. All right? जी बेटा, आज की आपकी वैल्यूएशन ये है कि हमने देखा कि यूनिट वेक्टर अगर आपने फाइंड करना है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में तो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और आल्सो अगर आपके पास एक वेक्टर हो -4 -6, तो बेसिकली जब आप इसको आई और जे की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा जो चीज़ हमने सीखी वो ये देखा कि हम बाय यूजिंग वेक्टर्स, आपके पास अगर डिफरेंट शेप्स हों, फॉर एग्जांपल हमने पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस किए कि बाय यूजिंग वेक्टर डेफिनेशन और बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स आप किस तरह एक अननोन जो है वर्टेक्स या अननोन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, या आपके पास अगर गिवन पॉइंट्स हों
तो आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये गिवन पॉइंट जो आपके पास पैरेललोग्राम पे पॉइंट्स हैं। तो आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।